वाराणसी से अब महत्वपूर्ण खबर, जहां वाराणसी में काशी तमिल संगम कार्यक्रम का आयोजन, जहां 19 नवंबर को पीएम मोदी कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। कार्यक्रम को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां हैं। कार्यक्रम में सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया होगी। तो वहीं बीएचयू में 1 महीने तमिल काशी की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। तो वहीं तमिल व्यंजनों का लुत्फ उठाएंगे काशीवासी। 1 महीने तक तमिल खान पान और संस्कृति से होंगे रूबरू। तो देखिए, ये खास पहल देखने को मिलेगी, जहां एक अलग ही संस्कृति का स्वाद चख सकेंगे वाराणसी वासी भी, और इसके लिए तमिल व्यंजनों का भी लुत्फ उठा पाएंगे। 1 महीने तक देखिए संस्कृति से रूबरू हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे जो भारत है उसकी क्या खासियत है, कोने कोने से किस तरीके से अलग अलग संस्कृति जुड़ी हुई है, उसका एक अनोखा अंदाज देख पाएंगे काशीवासी। और करीब 1 महीने तक देखिए पूरा ये कार्यक्रम चलेगा, जहां कार्यक्रम को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां चल रही हैं, लगभग पूरी हो चुकी हैं तैयारियां। तो वहीं कार्यक्रम में सांस्कृतिक आदान प्रदान की भी प्रक्रिया होगी, और इसी के साथ साथ बीएचयू में 1 महीने तमिल काशी की संस्कृति की झलक अब सभी देख पाएंगे। तो वहीं तमिल व्यंजनों का लुत्फ उठाएंगे काशीवासी। तो 1 महीने तक ये विशेष कार्यक्रम चलेगा, और काशीवासियों के लिए देखिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है कि वो काशी में बैठे बैठे ही तमिल के जो संस्कृति है उसका आनंद ले पाएं, उसकी जो खूबियां हैं उसे समझ पाएं, वहाँ के जो व्यंजन हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं उनकी संस्कृति से जुड़े हुए, उसको चख पाएं, और इन तमाम चीज़ों का लुत्फ जो है काशीवासी काशी में रहते हुए ही उठा पाएंगे। ये इस कार्यक्रम की विशेषता है। इस कार्यक्रम में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे, और इसके लिए तैयारियां भी जो हैं बड़े स्तर पर की जा रही हैं। बीएचयू में 1 महीने तक करीब ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है, और काशीवासियों में खासा उत्साह इस पूरे कार्यक्रम को देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि एक अलग कार्यक्रम है, एक अनोखा कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं तमिल की जो संस्कृति है उसको करीब से जानने का मौका मिलेगा। और ये सुनहरा अवसर सभी काशीवासियों के लिए। बीएचयू में करीब 1 महीने तक वो संस्कृति से, जो तमिल की संस्कृति है उसको जान पाएंगे। और देखिए 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो उससे पहले जो तैयारियां हैं वो लगभग अंतिम चरण में हैं, यानी कि पूरी हो चुकी हैं। 19 नवंबर यानी कि कल इस खास कार्यक्रम की शुरुआत होगी, और 1 महीने तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। इस पूरे कार्यक्रम में अलग अलग पहलू देखने को मिलेंगे। तो वहीं लोग जो है बारीकी से तमिल संस्कृति को भी समझ पाएंगे, वहाँ के खान पान को समझ पाएंगे, उनकी संस्कृति से रूबरू हो पाएंगे। तो बेहद ही विशेष और खास ये पूरा कार्यक्रम है। और चलिए 10 के एजेंडे में अब अगली खबर का रुख करते हैं लखनऊ से, जहां पर उत्तर प्रदेश खेल नीति का मसौदा इस वक्त तैयार किया गया है। दरअसल मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने अब इस मसौदे को पेश किया जाएगा, और अब सभी ओलंपिक खेलों की सुविधाएं उत्तर प्रदेश में ही उपलब्ध होंगी, जहां 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर और 15 एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। सरकारी खेल स्टेडियम संचालित कर सकेंगे अब निजी क्षेत्र। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खेलों में और बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है, और इसका मसौदा भी तैयार कर लिया गया है। अब जो अगली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें इस मसौदे को पेश किया जाएगा। मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने इस मसौदे को पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश खेल नीति की तरफ से ये मसौदा तैयार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश खेल नीति का मसौदा अब तैयार किया जा चुका है, और इस मसौदे को मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, एक और महत्वपूर्ण खबर 10 के एजेंडे में, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का जौनपुर का खास दौरा। बदलापुर विधानसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, नगर निकाय चुनाव को लेकर मंथन भी करेंगे। तो देखिए भूपेंद्र सिंह चौधरी का खास जौनपुर का दौरा, और नगर निकाय की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। नगर निकाय चुनाव में जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, और इसी के चलते ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। आज इसी सिलसिले में जौनपुर का दौरा करेंगे। वहां पर जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मंथन करेंगे कि चुनाव में कितनी ताकत के साथ मैदान में उतरना है। तमाम अहम मुद्दों पर बात होगी, रणनीति पर मंथन किया जाएगा, और इसके लिए विशेष कार्यक्रम बदलापुर विधानसभा सीट पर भी रहेगा। कुल मिलाकर जो उद्देश्य है वो नगर निकाय चुनाव है, और उसी को लेकर मंथन भी किया जाएगा। जरूरी दिशा निर्देश भी कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे।
उत्साह भरने का काम भी कार्यकर्ताओं में भूपेंद्र सिंह चौधरी करेंगे। तो आज इसी सिलसिले में भूपेंद्र सिंह चौधरी का बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का खास जौनपुर का दौरा है। नगर निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ चर्चा होगी, विचार विमर्श किया जाएगा। बड़े मुद्दों के साथ मैदान में उतर रही है भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं नींव को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। कोई भी चुनाव हो, बीजेपी का जो एक बड़ा प्लान है वो तैयार रहता है और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वो अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। ग्राउंड जीरो पर जाकर वो जो प्लान है उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसको लेकर दिशा निर्देश भी वो कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को देते नजर आएंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर के मंथन करते हुए आज भूपेंद्र चौधरी नजर आएंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज जौनपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां बदलापुर विधानसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर मंथन करते हुए वो नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी चुनाव या उपचुनाव छोटा और बड़ा नहीं होता। हर चुनाव में एड़ी चोटी का जोर भारतीय जनता पार्टी लगाती है और पहले से ही रणनीति भी इसके लिए तैयार की जाती है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता देवेंद्र खरे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। देवेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, आज बदलापुर विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए भूपेंद्र चौधरी नजर आएंगे। जी, आपको बता दें, आज से कुछ ही देर के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचेंगे बदलापुर, जहां पर उनका स्वागत समारोह होगा। उसके बाद पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नगर निकाय चुनाव को लेकर और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन करेंगे। कार्यकर्ताओं को फीडबैक देंगे किस हिसाब से यहाँ पर नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी को बड़ा जीत दिलाई जाए और 2024 में लोकसभा जो दोनों सीट है उसको भाजपा के खाते में किया जाए। इसको लेकर आज बड़ी बैठक करेंगे प्रदेश अध्यक्ष। आज देखते हैं कि क्या वो बोलते हैं पार्टी कार्यकर्ताओं से, किस तरह से मंथन करेंगे और किस तरह से आगे पार्टी गतिविधियों को बढ़ाएंगे। जी चलिए, शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और चलिए 10 जिले में अब अगली खबर हाथरस से, जहां पर जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज टीम ने एक साथ छापेमारी की है। स्वीटी सुपारी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। देर रात तक फैक्ट्री में ये छापेमारी चली है और टीम ने इस दौरान डीएन सुपारी फैक्ट्री समेत गोदामों पर छापेमारी की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के नाई के नगला स्थित फैक्ट्री का ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, क्या कुछ ताजा अपडेट इस छापेमारी को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें कि आगरा और अलीगढ़ की जीएसटी की टीम है, ये बताया जाता है कि और देर रात तक ये छापेमार कार्रवाई की गई है। बताते हैं कि कुछ बिलिंग में कुछ शिकायतें मिल रही थी इनको काफी पहले से, जिस पर ये छापेमार कार्रवाई की गई है। हालांकि किसी भी अधिकारी ने अभी तक कुछ नहीं बताया है, लेकिन छापेमारी से अन्य व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जी चलिए, शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे हाथरस से अगली खबर, जहां युवक का तमंचे से फायरिंग करते वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में फायरिंग करते और असलहा लहराते दिखाई दे रहा है युवक। जहां युवक के इस वीडियो के आधार पर छानबीन में जुटी हुई है पुलिस, जहां सासनी थाना क्षेत्र के नगला गुड़ गांव का बताया जा रहा है ये पूरा वीडियो। तो देखिए किस तरीके से तमंचा लहरा रहा है, फायरिंग कर रहा है और इस युवक की पहचान में अब जुटी हुई है पुलिस। इस वीडियो के आधार पर ही छानबीन की जा रही है और इसी के चलते लगातार आगे क्या कार्रवाई की जाती है इस युवक पर, ये देखना होगा। फिलहाल हाथरस का ही ये पूरा मामला है और ये जो वीडियो है वो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां इस वीडियो में ये युवक फायरिंग और असलहा लहराते हुए साफ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बेखौफ ये युवक है, जहां इसमें खाकी का कोई खौफ नहीं है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए इस पूरे मामले पर अब छानबीन कर रही है पुलिस, कुछ पता लग पाया है? बिल्कुल, आपको बता दें हाथरस जिले की कोतवाली सासनी क्षेत्र का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल में एक युवक है, अनोखा गमछा बांधकर अपने खुद को ढक रहा है, लेकिन तमंचे से फायर कर रहा है। और ये पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले सोशल मीडिया पर आए दिन हर जगह से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हालांकि सासनी पुलिस का कहना है कि जल्दी इस युवक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। युवक की शिनाख्त करने में पुलिस लगी हुई है।
लेकिन आपको बता दें कि इस समय सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड सा चल गया है और खुद को प्रेजेंट करने के लिए सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने के लिए ऐसे लोग लाइसेंसी हो या अवैध हो या तमंचे हो, उन सबसे करते हुए वायरल देखे जाते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बेखौफ हो रहे हैं इस तरीके से युवा, और इन पर इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारी के लिए। और 10 के एजेंडे में अगली खबर दिल्ली से, जहां पर श्रद्धा मर्डर केस में अब एक नया खुलासा हो गया है। बता दें कि आरोपी आफताब के कमरे में छोटी आरी मिल गई है। फोरेंसिक जांच के लिए फिलहाल इस आरी को भेज दिया गया है, जो लगातार कहा जा रहा था कि इसी आरी से श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए गए हैं। फिलहाल अभी आरी मिल चुकी है और अब इसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से। श्रद्धा मर्डर केस मामले में ये नया खुलासा हुआ है। हालांकि अभी तक आरोपी आफताब ये बता रहा था कि उसने उस छोटी आरी को फेंक दिया है, लेकिन अब जब कमरे की छानबीन की गई, कमरे की तलाशी ली गई, तो वो छोटी आरी फिलहाल कमरे से ही बरामद हुई है। हालांकि अभी ये जांच में सामने आएगा कि क्या ये वही आरी है जिससे श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए गए थे। ये सामने आना अभी बाकी है। हालांकि लगातार एक बड़ी खबर जरूर इस वक्त सामने आ चुकी है कि आफताब के कमरे से एक छोटी आरी बरामद की गई है, जिसे फोरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे दिल्ली से। श्रद्धा मर्डर केस में मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है। बढ़ते आगे, मऊ के पठान टोला में माफिया मुख्तार अंसारी, IS 191 गैंग के सदस्य रफीक अहमद, नसीम अहमद और वकील अहमद की 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। जिलाधिकारी के आदेश पर रफीक, नसीम और वकील पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि कुर्की के दौरान मौके पर आला अधिकारियों समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि कुर्क की गई संपत्ति अपराध और अवैध तरीके से अर्जित की गई थी। ये रफ़ीक उर्फ टाइगर पठान टोला के रहने वाले हैं। उनके विरुद्ध गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना दक्षिण टोला थाने से की जा रही थी। उसमें एक प्राविधान है जो उनके द्वारा अपराध से अर्जित संपत्तियां हैं, उसको कुर्क करने के संबंध में, उसी संबंध में एक रिपोर्ट विवेचक द्वारा, प्रभारी निरीक्षक दक्षिण टोला द्वारा माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया गया था। आरआजी नंबर 220 पठान टोला करीब 40 कड़ी है और वो लगभग 1.5 बिस्वा है, जिसका बाजारू मूल्य करीब 2 करोड़ रुपए है। माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा 16/11/2022 को धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत इसको कुर्क कर दिया। और अगली खबर लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि धर्मांतरण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सख्त हैं। उत्तराखंड से पहले 2020 से ही यूपी में ये कानून लागू है। उत्तर प्रदेश में अब तक 291 मामले धर्मांतरण के दर्ज किए गए हैं। धर्मांतरण कानून को लेकर अब तक 507 गिरफ्तारियां भी की गई हैं, जिसमें से 150 मामलों में पीड़ितों ने कोर्ट के सामने बात को कबूल किया है। कोर्ट के सामने जबरदस्ती धर्म बदलवाने की बात को कबूल किया गया। नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले में अब तक 59 मामले भी दर्ज किए गए। बरेली जनपद में अब तक दर्ज हुए सबसे अधिक मामले, जहां दिव्यांग बच्चों का धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का भी खुलासा हुआ। धर्मांतरण को लेकर सख्ती के साथ अब योगी सरकार पेश आ रही है। 2020 में ही कानून बना दिया गया था। प्रदेश में 27 नवंबर 2020 से गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू किया गया था कि अगर कोई भी जबरन धर्मांतरण कराता है तो उसके खिलाफ क्या कुछ सजा का प्रावधान होगा। अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, देखिए इस कानून की बात अब उत्तराखंड में की जा रही है कि उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को लागू किया जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 2020 में नवंबर में ही इस कानून को लागू कर दिया गया था, जिसका असर ये हुआ कि प्रदेश में कई सारी गिरफ्तारियां हुई, कई सारे मामले दर्ज किए गए और आरोपियों को सजा भी हुई। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2020 में ही अफसरों को निर्देशित किया था कि इस तरीके का कानून का मसौदा तैयार किया जाए,
जो कि धर्म विरुद्ध, नियम विरुद्ध अगर धर्मांतरण होता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाए, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 2020 में ही यह कानून लेकर आया गया था। उसको कैबिनेट से पास कराने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको सदन से भी पास करा लिया था, जिसके बाद अब नियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन उत्तर प्रदेश में अपराध है। और उस अपराध की अगर हम बात करें तो अब तक 291 मामले दर्ज हो चुके हैं, 560 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 150 से ज्यादा लोग ऐसे थे जहां पर पीड़ितों ने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बनाए गए हैं उसमें अपने बयान दर्ज कराए, जहां पर यह बात उन्होंने रखी कि उनको नियम विरुद्ध या किसी तरीके से धमका कर या प्रलोभन देकर या शादी का झांसा देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है। अगर हम नाबालिगों की बात करें तो 59 मामले ऐसे अब तक सामने आए हैं जिसमें जो धर्मांतरण कराया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। अगर हम सबसे अधिक मामलों की बात करें तो बरेली मंडल है जहां पर सबसे ज्यादा ये मामले दर्ज हुए हैं और खासतौर पर जो दिव्यांग थे उनको लेकर पूरा रैकेट चल रहा था, जहां पर इस तरीके का नियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। हालांकि अगर हम अब देखें तो उत्तराखंड सरकार अब कोशिश कर रही है कि उसके यहाँ भी जो नियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन है उस पर कानून बने, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 साल पहले ही इस तरीके के कानून को लागू कर दिया था। वजह बिल्कुल साफ थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा स्पष्ट है कि अगर किसी प्रलोभन के जरिए या किसी दबाव के जरिए या फिर शादी का झांसा देकर अगर कोई भी नियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराता है तो इससे लोगों के खिलाफ कठोर एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कानून लाया है उस कानून के तहत की जाए। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं ये आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ऐसे मामलों को लेकर पूरी तरीके से सख्त है और लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ली जा रही है। चलिए, शुक्रिया इसके तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। बढ़ते आगे लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर, जहां एमएलए राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। सीएम से यूपी पीसीआर एक्ट 2021 में संशोधन की मांग की है। उन्होंने चर्चित श्रद्धा हत्याकांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और पत्र लिखते हुए कहा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ये पत्र है खासतौर से, और मांग ये है कि आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, मामलों की जांच जो है 60 दिनों में पूरी होनी चाहिए, ट्रायल जो है 60 दिन में पूरा हो जाना चाहिए और जघन्य अपराध में मृत्युदंड का प्रावधान होना चाहिए। तो ये तमाम मांगे हैं और कहीं ना कहीं संशोधन के जरिए उन्होंने एक बड़ी मांग उठाई है जो कि लगातार उठती रही है, ताकि इस तरीके के मामले जो हैं दोबारा उनको दोहराया ना जा सके, इन मामलों पर अंकुश लगे और एक ऐसा कानून सख्त रहे जिससे अपराधी जो है इस तरीके का कृत्य करने से पहले 1000 बार सोचे। और इसी के चलते उनकी तरफ से ये पत्र लिखा गया है। और वहीं अगली खबर का रुख कर लेते हैं देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर उमेश कुमार केस से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है कि निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहती है राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी में आगे की कार्रवाई नहीं चाहती है राज्य सरकार, जहां उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह का केस अब राज्य सरकार नहीं चलाएगी। राज्य सरकार ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ा झटका दे दिया है और सरकार ने एसएलपी वापस लेने की जो हलफनामा है उसे दाखिल किया है। उमेश कुमार का साथ देने से अंदरूनी कलह के आसार कहीं न कहीं नजर आ रहे हैं और अब धामी सरकार ने एसएलपी वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की है। हाईकोर्ट ने झारखंड से जुड़े मामलों में सीबीआई जांच के भी आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने राजद्रोह की एफआईआर को निरस्त किया था और इस मामले में सीबीआई जांच से पर अलग से फैसला लेगा कोर्ट। अक्टूबर 2020 में उमेश कुमार की याचिका पर यह सुनवाई हुई थी। हमीरपुर के चिकासी क्षेत्र में खनन माफिया द्वारा लगातार एनजीटी नियमों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है, अवैध खनन किया जा रहा है। खबरों की माने तो खनन के लिए रोजाना बेतवा नदी पर आधा दर्जन से अधिक प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और हैरानी की बात यह है कि प्रशासन की ओर से अब तक खनन माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगली खबर नोएडा से, जहां पर घरों में घुसकर चोरी करने वाले शातिर को इस वक्त गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाश योगेश को अरेस्ट किया है और मौके से तमंचा, कारतूस और कार भी बरामद की गई है। बता दें कि योगेश पर एनसीआर में करीब 16 मुकदमे पहले से दर्ज है। फेज 3 थाना क्षेत्र के परथला पुश्ता रोड के पास पुलिस और बदमाश की ये मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद में बदमाश के पैर में गोली लगी और बदमाश को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। योगेश पर एनसीआर में करीब 16 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं
और पुलिस मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और सबसे पहले अस्पताल लेकर गई, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो नोएडा में घरों में घुसकर चोरी चेकिंग चल रही थी। इस इवनिंग चेकिंग में एक बाइक सवार का मूवमेंट हमें सस्पिशियस दिखाई पड़ा। उसको जब रोकने का प्रयास किया गया तो वो टिकट हटाकर भागा। इसमें एक कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया, जिसमें दौरान पुलिस मुठभेड़ उसको गिरफ्तार किया गया है। जो प्रिलिमिनरी फैक्ट्स इसमें सामने आए हैं, इसका नाम योगेश है और इस पर थाना फेज 3 और अन्य थानों में कुल मिलाकर 16 मुकदमे दर्ज हैं। फेज 3 में आज एक इवनिंग चेकिंग चल रही थी। और अब खबर झांसी से, जहां झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र में 7 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें, मासूम को मेडिकल जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र भी भेज दिया गया है। तो वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। घटना के बाद पूरा गांव छावनी में तब्दील हो चुका है। तो झांसी से ये पूरी खबर है, जहां 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस पूरे मामले को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हैवानियत की देखिए सारी हदें पार हुई हैं इस पूरे मामले से। महज 7 साल की वो बच्ची थी जिससे दुष्कर्म का ये पूरा मामला आया है सामने, और घर में वो अकेली थी और इसी का फायदा उठाया गया है हैवानों की तरफ से। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है पुलिस, और साथ ही साथ जो पूरा गांव है वो अब छावनी में तब्दील हो गया है। हर एक एंगल से पुलिस की तरफ से जांच जारी है। सुल्तानपुर में वलीपुर चौकी इंचार्ज राकेश कुमार ओझा को गश्त के दौरान पागल कुत्ते ने काट लिया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बता दें कि स्टाफ के लोगों ने ही इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वलीपुर में उन्हें भर्ती कराया था, जहां अब उनकी हालत में सुधार हुआ है। तो वहीं जिस पागल कुत्ते ने उन्हें काटा था, उसे कुछ देर बाद ही वो मर गया, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्षेत्र में इस घटना से सनसनी फैल गई है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां बेसिक शिक्षा विभाग में एक और फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसके बाद 2016 में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में टीईटी की फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी हासिल करने वाले 4 शिक्षकों को बर्खास्त किया जाएगा। साथ ही उनके खिलाफ वेतन रिकवरी की कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं बीएसए ने बीईओ से मुकदमा दर्ज कर आरोपी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और लगातार आदेश भी दिए हैं। तो देखिए, फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी मिली थी और अब ऐसे में आरोपी शिक्षकों से वेतन की रिकवरी भी की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े का ये बड़ा खुलासा देखिए सामने आया है प्रतापगढ़ से, जहां फर्जी डिग्री पर नौकरी पाने वाले करीब 4 ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है और उन पर बर्खास्तगी की कार्रवाई भी की गई है। अब जो वेतन उनको दिया गया था, इतने सालों से जो वेतन वो पा रहे थे, उसकी रिकवरी भी उनसे की जाएगी। तो बड़ा ये धांधलेबाजी का ये पूरा मामला है बेसिक शिक्षा विभाग में, जहां फर्जी डिग्री के आधार पर ही नौकरी पाकर बैठे थे और ऐसे में क्या ही वो शिक्षित करेंगे बच्चों को, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। तो वही इस तरीके की आगे घटना ना हो, इसको लेकर देखिए सख्ती से निपटा जा रहा है। बर्खास्तगी की कार्रवाई भी की गई है। 4 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है, जिनके मामले में ये पता लगा है कि वो फर्जी डिग्री के आधार पर ही उन्होंने नौकरी ले ली थी और शिक्षा दे रहे थे। ऐसे में बड़ी कार्रवाई करते हुए बर्खास्त किया गया है। साथ ही साथ जो वेतन उन्हें दिया जा रहा था उसकी रिकवरी भी होगी। अगली खबर महोबा से, जहां पर पेट्रोल पंप की जांच करने पहुंची चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत। कम पेट्रोल दिए जाने और मिलावट की जा रही थी शिकायतें, और जांच के दौरान लाइव वीडियो बनाकर ग्राउंड जीरो से ही उन्होंने रिपोर्टिंग की। डीजल पेट्रोल भरा रहे किसानों से विधायक बृजभूषण राजपूत ने प्रतिक्रिया भी दी है। तो ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं महोबा से, जहां पर पेट्रोल पंप की जांच करने पहुंचे चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत। और कम पेट्रोल दिए जाने और मिलावट की लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद में वो खुद पेट्रोल पंप पर पहुंचे और जांच के दौरान लाइव वीडियो बनाकर ग्राउंड जीरो से ही उन्होंने रिपोर्टिंग की। डीजल पेट्रोल भरा रहे किसानों से विधायक बृजभूषण राजपूत ने उनकी प्रतिक्रिया भी ली
ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब वो जांच करने के लिए अचानक पेट्रोल पंप पहुंचे। और अब खबर हरदोई से है, जहां पाली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे शख्स को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो देखिए, हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हुई है, तीसरा घायल हुआ है। बड़ा ये पूरा हादसा हरदोई में हुआ है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है पुलिस की तरफ से। बड़ा सड़क हादसा जिसकी वजह से मौत भी हुई है और लोग घायल भी हुए हैं। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मारी है। 2 बाइक सवार देखिए उनकी मौत हुई है, तीसरा घायल बताया जा रहा है। फिलहाल घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है और इस पूरे मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में हमारे साथ फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।